गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक है। पहली यूनिट का ही रिसोर्सेस यानी संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, है ना। बहुत इजी तरीके से हम बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप संग की संग मैं जो बोलता जाऊँ वह आप नोट करते जाइए, क्योंकि आप संग की संग नोट्स बनाते जाओगे तो आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, मैं वैसे तो मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए संसाधन क्या होता है ना, रिसोर्सेस। संसाधन रिसोर्सेस देखिए रिसोर्सेस क्या है। प्राकृतिक और मानवीय, समझते जाना कैसे, संपदा है। प्राकृतिक और मानवीय संपदा यानी रिसोर्सेज जो है प्राकृतिक और मानवीय संपदा है। ठीक है, जो कि मनुष्य की इच्छाओं की व आवश्यकता की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी प्राकृतिक संसाधन वह प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जो मनुष्य की आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कोई भी संसाधन जब तक संसाधन नहीं कहलाता जब तक कि मनुष्य के प्रयोग के योग्य ना हो, यानी कि मनुष्य उसकी उपयोगिता ना समझता हो। जिस प्रकार से पहले आपने देखा होगा कोयला जब तक संसाधन नहीं बनाया था, जब तक मनुष्य उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। यानी कोई भी वस्तु जब तक आपके लिए संसाधन नहीं है, जब तक कि आप उसका प्रयोग करना नहीं जानते। ठीक है, आपने देखा होगा अराबियन कंट्री किसी समय बहुत ही यानी कि वहाँ की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनके पास तेल के भंडार थे, लेकिन उनके पास तकनीक नहीं थी। जस्ट एक्चुअली फ़ोन आ गया था। ठीक है, मैं क्या कह रहा था। हाँ, किसी समय अराबियन कंट्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि वहाँ पे तेल के भंडार तो थे, लेकिन वहाँ के पास तकनीकी नहीं थी। यानी कि उनके पास टेक्निक नहीं थी। यानी कि साइंटिफिकल मेथड नहीं थे, जिसके कारण उस तेल का प्रयोग करना संभव हो सके। यानी कि कुएँ का भंडार है, लेकिन उसको वहाँ से एज ए तेल के रूप में प्रयोग योग्य बनाना, उसकी तकनीक उनके पास नहीं थी। इसलिए वह क्या नहीं तो समय संसाधन के रूप में नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनके पास तकनीकी आई तो आज उनकी स्थिति कितनी बढ़िया हो चुकी है। यानी किस स्थिति में पहुंच चुके हुए हैं। क्योंकि आज उनके पास तकनीक है। तकनीक के कारण उन्होंने जो तेल के कुएँ थे वहाँ से तेल प्राप्त किया और उनका एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और एक्सपोर्ट से उनके पास करेंसी प्राप्त हुई, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, है ना। तो ठीक है, इतना है। आपने देखा बिहार में कोसी नदी है ना। बिहार में कोसी नदी, देखिए मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख ले जाओ, है ना। बिहार में कोसी नदी को कभी बिहार का शोक कहा जाता था, नहीं कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती थी। क्या आती थी? बाढ़। लेकिन जब इस नदी पे डैम बना दिया गया, डैम यानी बांध बना दिया गया, तो यही नदी एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में प्रयोग होने लगी, है ना, बहुमूल्य संसाधन के रूप में जाने लगी। क्यों? देखिए डैम बन जाएगा तो क्या होगा, जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब जल रोका जाएगा तो वहाँ फिशिंग प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिशिंग यानी मत्स्य पालन, है ना, मत्स्य पालन जब बढ़ेगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी रोजगार मिलेगा, है ना। और आसपास के क्षेत्र में वाटर सप्लाई यानी जल की सप्लाई कर सकते हो आप, वाटर सप्लाई, है ना। जब वाटर सप्लाई करोगे आसपास के क्षेत्र में तो क्या होगा, या कह सकते हैं वाटर सप्लाई के द्वारा इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जल की पर्याप्त मात्रा होगी। सिंचाई के लिए जब इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए जब पर्याप्त मात्रा होगी तो आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, कृषि की यानी कि बेहतर प्रोडक्शन होगा, यानी क्रॉप फसलों का बेहतर उत्पादन होगा। यानी कि एक जो नदी कभी शोक के रूप में जानी जाती थी, आज वह नदी किस रूप में जाने लगी है, एक वरदान के रूप में जाने लगी है। इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी है ना, पश्चिमी बंगाल में, उसमें भी यही किया। चीन में होंगो नदी है ना, अमेरिका में टेनेसी नदी, ये सब नदी ऐसी थी जो कभी किसी शोक के रूप में जानी जाती थी, यानी आसपास के क्षेत्र को जो भी था आसपास का क्षेत्र उस वहाँ हमेशा बाढ़ आती रहती थी, जिसके कारण मानव जीवन उस समय अस्त व्यस्त था। लेकिन जैसे ये तकनीक का ज्ञान हुआ, उस पर डैम का निर्माण हुआ और आज यह नदी उस क्षेत्र के वरदान के रूप में जाने लगी है। ठीक है, तो एक चीज़ मेरी समझ में आया, यानी आपकी समझ में आना चाहिए, यानी कोई भी संसाधन जब तक संसाधन नहीं है, जब तक कि वह मनुष्य के लिए बहुमूल्य नहीं है। तो मैं आपको बताऊं यानी कि क्या क्या होनी चाहिए, यानी कोई भी संसाधन जब तक मनुष्य के लिए संसाधन नहीं है, जब तक कि मनुष्य के लिए, पहला पॉइंट, मनुष्य के लिए बहुमूल्य नहीं है, या कह सकते हैं आर्थिक रूप से बहुमूल्य नहीं है, या कह सकते हैं यानी कि वह आर्थिक रूप से बहुमूल्य होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उस संसाधन में वैज्ञानिक पद्धति या तकनीक का प्रयोग किया गया हो, तकनीक का प्रयोग किया गया हो। यानी तकनीक का प्रयोग किया गया हो, उसके दोहन करने की क्षमता हो, दोहन मीन्स यानी उसका प्रयोग करने की क्षमता हो, है ना, दोहन करने की क्षमता हो। नेक्स्ट, मनुष्य की आवश्यकता व इच्छाओं की पूर्ति करता हो, है ना, इच्छाओं की पूर्ति करता हो। यदि इसके अंतर्गत जे पॉइंट है तो निश्चित रूप से वह कैसा होगा, संसाधन होगा। ठीक है। अब संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं,
एक नवीनीकरण, दूसरा अनवीनीकरण। कौन कौन से होते हैं? नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अनवीनीकरण, है ना। अनवीनीकरण, ठीक है। अब अलग अलग साइंटिस्ट जो ज्योग्राफिस्ट थे, है ना, वो उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है, वो परिभाषा ही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं नवीनीकरण और नवीनीकरण क्या। अनवीनीकरण यानी कि वह संसाधन जिसका भौतिक रासायनिक क्रिया के द्वारा उनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? नवीनीकरण। जबकि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग कंटिन्यूस करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे सभी अधिकतर संसाधन कैसे हैं? भूगर्भीय संसाधन हैं अधिकतर। कैसे हैं? भूगर्भीय है, यानी गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित ऐसे संसाधन हैं अधिकतर जो अनवीनीकरण है। जबकि नवीनीकरण में मैं आपको बता रहा हूं, जल, वायु, वनस्पति या वन संपदा, भूमि, ये सब क्या है? नवीनीकरण। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना। अनवीनीकरण में देखिए भूगर्भ, यानी कि भूगर्भ में देखिए क्या क्या होता है अधिकतर? सल्फर, अभ्रक, फास्फोरस, लोहा, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है? अनवीनीकरण। क्या है? अनवीनीकरण। यानी इसका जब हम लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा ये सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम कुछ इसमें भी चक्रीकरण होते रहते हैं अनवीनीकरण में भी। जैसे लोहे का है, लोहे का कंटिन्यू प्रयोग करते रहते हैं, रिसाइकलिंग होती रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में। पहले मैं थोड़ा बता दूं इसी में से, है ना, जो मैंने लिखा है आपको। देखिए, संसाधन हुआ है प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन है या मानवीय संपदा है ना, संसाधन है जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता सही नहीं लिखा आधा का आता है ना, व इच्छाओं की पूर्ति करता है, जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकता व इच्छाओं की पूर्ति करता है। संसाधन कभी होते नहीं है, जबकि मानव के सहयोग से बनते हैं ना, सहयोग से बनते हैं। कोई भी वस्तु जब तक संसाधन नहीं है, जब तक निम्नलिखित दशाएं पूरी नहीं की जाती, है ना। अब देखिए पी.ई. मकनाल के अनुसार, पी.ई. मकनाल थे, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। हमेशा याद रखिए डेफिनेशन यदि किसी के द्वारा दी गई को हम लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हर एग्जामिनर चाहता है कि एक अलग हट के आंसर मिले कुछ, है ना। तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि इसने स्पेसिफिक एक डेफिनेशन लिखी है, तो यानी किसी अच्छी तरह से पढ़ाई की है उसने, है ना। तो ये देखिए इन्होंने कहा प्राकृतिक संसाधन वह है जो प्रकृति ने दिए, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। यानी प्रकृति ने दिए हैं लेकिन मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, है ना। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार जल, वायु, ताप, भूमि, वन, मछली, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन है। यानी जल, वायु, ताप, भूमि, वन, मछली, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब जो मैंने समझाया था, वस्तु का उपयोग संभव हो, क्या हो? वस्तु का उपयोग संभव हो, यानी कोई संसाधन तभी संसाधन कहलाएंगे जब इसके अंदर निम्नलिखित क्वालिटी हो। इसका रूपांतर एक मूल्यवान वस्तु के रूप में हो, बताया मैंने आपको। वैज्ञानिक व तकनीकी क्षमता के द्वारा इसका दोहन किया जाए। संसाधनों का दोहन करने के हेतु पर्याप्त पूंजी हो, है ना।
क्योंकि कभी भी तकनीक का यूज़ किया जाएगा, तकनीक का यूज़ करने के लिए आपके पास पर्याप्त रूप से पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। संसाधन का वर्गीकरण, वे सभी संसाधन जिनका पुनः उत्पादन व नवीनीकरण भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक क्रिया के द्वारा किया जा सकता है, नवीनीकरण कहलाता है। ठीक है, वनस्पति, सौर ऊर्जा, वायु, मृदा, जल, वनस्पति, कृषि उपज आदि नवीनीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है। अनवीनीकरण, ऐसे सभी संसाधन जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है, भूगर्भ से प्राप्त होने वाले सभी खनिज समाप्त होने योग्य, समाप्त वाले, है ना, समाप्त। अब देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, लौह, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद टॉपिक आता है ऊर्जा के संदर्भ में, यानी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक तो नवीनीकरण, अनवीनीकरण संसाधन के रूप में, दूसरा नवीनीकरण ऊर्जा या अनवीनीकरण ऊर्जा के मध्य में अंतर, या पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब क्या होगा? वो है ऊर्जा जिसका नवीनीकरण होता रहे, यानी कि वो जो समाप्त ना हो, है ना। जे कि हम कोयले से प्राप्त करें या गैस से प्राप्त करें, वो तो एक दिन संसाधन खत्म होने हैं ना, इसलिए क्या करें, नवीनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसका पुनः प्रयोग करता रहे, अर्थात उसका कभी समाप्त ना हो, है ना। तो इसमें सबसे पहले सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप जानते हो, अपना जो भारत है, इंडिया है, मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ, है ना, तो मज़ा भी आएगा समझने। मेरे से इमेज नहीं आ पाई इसमें, जस्ट मैं इमेज निकालता हूँ इसमें, है ना। देखिए, इंडिया मैप दिख रहा है आपको, थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको। देखिए, भारत जो स्थित है, पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में देखेंगे। ठीक है। भारत जो कहाँ पर स्थित है? उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ पर स्थित है? ट्रॉपिकल रीजन में, कर दी, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी 8 डिग्री, थोड़ा छोटा ले लेते, कर देता हूँ उसको, है ना, तो कम से कम ठीक है, इतना सही है। एक मिनट देख लूँ क्लियर आ रहा नहीं आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्या। ठीक है। इसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। अब इसकी जो कर्क रेखा जाती है, ठीक है, इसकी तो 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री। उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है ना।
इसको साफ कर देता हूँ, 1 मिनट। कहाँ गया? तो बस ये मान लीजिए कर्क रेखा गुजरती है, वहाँ 21 जून को लंबवत किरणें पड़ती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है। तो ट्रॉपिकल एक्चुअली मैं डिटेल में बताऊंगा कर्क रेखा वगैरह सब चीज़ जब इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी केवल इतना बताऊंगा क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज ना होइए कि इसकी जो यानी ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, ठीक है। तो 8 से लेकर जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक बताया, तो यहाँ से लेके यानी कि 8 डिग्री से 23.5 डिग्री तक यानी कि वो क्या है ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय, वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं तो क्या होगा, यहाँ सर्वाधिक यानी कि 8 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक जो तुम्हारे पास लंबवत पड़ेंगी है ना, लंबवत पड़ेंगी, तो वहाँ को क्या होगा, जब वर्ष में 300 दिन 300 डेज सूर्य की किरणें आपको प्राप्त होती रहती, तो सोलर एनर्जी की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। क्या होती हैं? पर्याप्त संभावना, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस वक्त लगभग 70 गीगाहर्ट्ज वो 70 गीगावाट सोलर एनर्जी की पर्याप्त संभावनाएं हैं अपने देश के अंदर, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है ना बेटा, जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है H2O। H2O को डिकम्पोज करोगे तो H2 + O2 प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन के ही अपघटन के द्वारा क्या हाइड्रोजन गैस वाटर के ही डिकम्पोज के द्वारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है बेटा, आप जानते हो, एक यदि हाइड्रोजन गैस के द्वारा जो आजकल देख रहे हैं ना, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है ना, और हमारे पास अल्टरनेट रिसोर्सेज एनर्जी के मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तीसरी देखिए जी आपकी हो गई सोलर एनर्जी, हो गई ग्रीन हाइड्रोजन हो गई। आपने देखा भारत का मानसून भी अच्छा खासा रहता है। जब मानसून अच्छा खासा रहता है, बरसात भी अच्छी होती है। जहाँ बरसात अच्छी होती है तो वहाँ पर क्या होगा, जलीय ऊर्जा की भी पर्याप्त संभावना रहती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो पावर एनर्जी, है ना। अब देखिए इसके बाद आता है जी आपके पास लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप, है ना। और ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार, पूरा अंडमान निकोबार, ठीक है। जब अंडमान निकोबार है और ये आपका लक्षद्वीप, तो महासागरीय एनर्जी यानी ओशियन एनर्जी की भी आपके पास पर्याप्त संभावना है, यानी महासागरीय, ठीक है, ऊर्जा। अब जब हमारे पास तकनीकी आई तो कई जगह छोटे छोटे डैम बनाए गए। क्या बनाए गए? छोटे छोटे डैम बनाए गए। जब छोटे छोटे डैम बनाए गए तो वहाँ पर तो उसके द्वारा क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यानी कि पंख बिजली परियोजनाएं, है ना। तो उसके द्वारा क्या हुआ, हमारे पास बिजली उत्पादन के पर्याप्त अल्टरनेट उपलब्ध हुए, है ना। यानी छोटे छोटे डैम के द्वारा जो बिजली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, पंख बिजली परियोजना कहते हैं, ठीक है। देखिए पवन ऊर्जा वही चीज़ मैंने, यह पवन की शक्ति को बिजली में परिवर्तित कर 42.8 गीगावाट के साथ स्थापित पवन ऊर्जा चीन, यूएसए, जर्मनी के बाद चौथे नंबर पे। कौन से? चौथे नंबर। इसके बाद आता है बायोमास। बायोमास ऊर्जा पौधों, पशुओं जैसी कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है। इसका उपयोग ऊष्मा, बिजली तथा जैव ईंधन के उत्पन्न हेतु किया जाता है ना, के उत्पन्न में किया जाता है। बायोमास केंद्र कोयम्बटूर, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। लघुपन बिजली परियोजना, ये मैंने बताया आपको, यह पंख बोलते हैं ना हम लोग,
यह बिजली उत्पादन के लिए गिरते अथवा बहते हुए पानी का उपयोग करती है। इनकी क्षमता लगभग 25 मेगावाट है। ठीक है। महासागरीय मैंने बताई दी आपको। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में 40,000 मेगावाट महासागरीय ऊर्जा की संभावना है। ज्वारी ऊर्जा, खंबात की खाड़ी गुजरात के पास, कच्छ के रण व सुंदरबन पश्चिम बंगाल में ज्वारी ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं। भूतापीय, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का दोहन करती है। भूतापीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा प्राप्त होती है ना। भारत में वर्तमान पूगा घाटी में लद्दाख में पहली भूतापीय परियोजना पे कार्य चल रहा है ना। अनवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा क्या है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, कोयला, ये सब क्या है? अनवीनीकरण ऊर्जा। अब देखिए, भारत में कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना, एक्चुअली ये कालक्रम है चट्टानों का, है ना। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। वो ज्योग्राफी हम लोग जब पढ़ते हैं, जीएस में पढ़ते हैं, तब गोंडवाना टाइप की चट्टानें, कोडप्पा, है ना, ये सब आती है। लेकिन आपको केवल इतना याद रखना, कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त होता है। देश की व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान 67% है। झरिया, बोकारो व झारखंड, यानी मुख्य रूप से झरिया और बोकारो, झारखंड में झरिया और बोकारो इसके मुख्य केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में तलचर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में तातापानी और रामकीला, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज मुख्य कोयला उत्पादन के केंद्र। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। 70% पेट्रोल तथा 30% प्राकृतिक गैस निकलती है, यानी 70% पेट्रोल व 30% प्राकृतिक गैस निकलती है। भारत में 66% पेट्रोल अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त, अपतटीय मतलब कोस्टल एरिया से। कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पर तुम्हारे पास समुद्री और लैंड एरिया कॉन्टेक्ट आता है ना, क्षेत्रों से प्राप्त। भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन 1867 में असम के माकुम क्षेत्र में प्रथम कुआं खोदा गया था। यानी कि कई बार जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम कुआं कहाँ खोदा गया था? तो असम के माकुम क्षेत्र में प्रथम कुआं खोदा गया था। भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए कहाँ कहाँ केंद्र है। गुजरात में है खंबात, अंकलेश्वर, कलोल, लुनेज, सानंद क्षेत्र। पश्चिम अपतटीय क्षेत्र है बासीन और मुंबई हाई। असम में डिगबोई, नहर कटिया और इसको सूरमा घाटी बोलते हैं। सूरमा, ये सही लिखा, सूरमा घाटी, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस क्या है? जहाँ जहाँ पे पेट्रोल के भंडार मिलते हैं वहीं पे प्राकृतिक गैस भी तैरती हुई प्राप्त होती है हमको, है ना। अब प्राकृतिक गैस में भी कौन सी है? देखिए मेन गैस, नेचुरल गैस का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन है। जबकि सिलेंडर में प्रयोग होने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। कौन सी? ब्यूटेन। इसके अतिरिक्त पीएनजी का यूज़ किया जाता है ना, और सीएनजी हो गई आपकी, डीजल हो गया। ये सब निश्चित रूप से आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेट कर रहे हैं। आजकल देख रहे हैं तुम लोग, डीजल पेट्रोल में क्या होता है? एथेनॉल मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? एथेनॉल मिलाया जा रहा है। 5% की जगह अब 10% मिलाया जा रहा है। व्हीकल की क्वालिटी चेंज की जा रही है ना। चलिए, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नवीनीकरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, लेकिन डिस्क्राइब करना भूल गया यहाँ पे। जैसे जल के बारे में बताया था हम लोगों ने, है ना। जल कैसे रिसाइकलिंग होता है? जैसे देखो, जल के बारे में मैंने बताया, समुद्री अपने 71% क्षेत्र पे क्या है? समुद्र है। क्या है? 71% क्षेत्र पे महासागर जल है ना। तो जब जल है, जल में टेम्परेचर अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा? जल वेपोराइज होगा, यानी बाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। और जब एक निश्चित ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, आप जानते हो ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जब कम होता जाएगा तो क्या होगा? ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल, 10 पार्टिकल है, उसके चारों ओर क्या होगा? इकट्ठी हो जाएगी, वेपोराइज इकट्ठी हो जाएगी, और
एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, यानी ऊपर जाके ठंडी भी होती है। क्या होती है? ठंडी भी होती है। और जब उनका मास ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, वायु में सहन नहीं हो पाते और ऊपर से पुनः नीचे गिरने लगते हैं, और जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो बूंद के रूप में गिरते हैं। यानी कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी कि आप वेपोराइज के रूप में ऊपर गए, फिर उसके रेन के रूप में नीचे आए, फिर यानी जल स्तर को बढ़ा देते हैं। ठीक है। वनस्पति में देखिए साइक्लिक कैसे होता है। यदि आप एक जगह के पेड़ काट भी दिए जाए तो दूसरी जगह क्या होगा, लगातार आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। माना यहाँ से 10 पेड़ आपने काटे तो ज़रूरत पड़ने में आपने दूसरी जगह वहीं पे 10 पेड़ लगा दिए, तो आपके क्या होगा बताइए। यानी कि ये आपके नष्ट नहीं होंगे, आज नहीं तो कल वो भी ग्रोथ होंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। मृदा में क्या होता है, देखिए आपने कहीं ना मिट्टी की खुदाई की तो डेफिनेटली है मिट्टी की खुदाई की तो वो उस जगह पे गड्ढा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो मिट्टी निकली है वो ना कहीं तो जाएगी, कहीं ना कहीं उस मिट्टी को कहीं ना कहीं तो लगाओगे आप, तो वो भी एक अल्टरनेट प्रोसेस चलेगा। ठीक है। लेकिन मिट्टी की लगातार आप लोग खुदाई जो अपक्षय होता है, अपरदन होता है, तो इसके कारण क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती जाती है। लेकिन आजकल क्या होता है, कई फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, कई केमिकल्स है, जिसके द्वारा मिट्टी की फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ती जाती है। ठीक है। तो ये सब था आपका रिसोर्सेज के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं गया है इसमें रिसोर्सेज के अंतर्गत। मैंने बहुत कुछ आपको बताया इसमें क्या होता है, किस तरीके से। बस आपके ऊपर है, नोट्स बनाइए, अच्छी तरह पढ़िए, और कोई डाउट्स है तो कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, गुड नाइट।